हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घोस्ट बाय हेनरिक इब्सन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हेनरिक इब्सन का देंगे। हेनरिक इब्सन वाज बोर्न इन मार्च 1828। ही वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रियलिज्म। जो ये बेसिकली रोमांटिज्म और एरा चल रहा था कि वर्स में लिखे जाते थे ड्रामा, तो वो वाले सीक्वेंस को डिच करते हुए जो इब्सन है उन्होंने प्रोज में ड्रामा लिखा। और जो मॉडर्न रियलिज्म है बेसिकली जहाँ पे रियलिस्टिक डेली डोमेस्टिक लाइफ को दिखाया जाता है उसके बारे में लिखा। तो वो मॉडर्न रियलिज्म के फादर भी माने जाते हैं। जो हमारा घोस्ट है ये भी एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। इनके फेमस वर्क है पीर जाइंट, द डोल हाउस। जो द डोल हाउस है वो घोस्ट के पहले की एक वो है कि ये कहा था इब्सन ने कि द डोल हाउस तो घोस्ट से पहले आना ही आना था और द डोल हाउस के बाद घोस्ट का आना निश्चित ही था। तो वो बेसिकली क्या लिखते हैं, जो वुमेन्स का ऑपरेशन हो रहा है सोसाइटी में, कैसे उन्हें दबाया जा रहा है मेल डोमिनेंट पेट्रैक सोसाइटीज़ में, कैसे पुअर को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, लोगों के जो गलत तरीके हैं बेसिकली उनके ऊपर बात करता है। आपको ऐसे लगेगा कि हम कैसे किसी के घर में ही झाँक रहे हैं जब आप मॉडर्न रियलिज्म पढ़ोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने घोस्ट की समरी। जो घोस्ट की समरी है उसमें स्टार्टिंग होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि जो कैप्टन एल्विंग है अब वो अलाइव नहीं है। उनकी मेमोरी में एक ऑर्फनेज बनाया गया है और एक यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा मेंडर्स। वो एक प्रिस्ट है चर्च के जो कि इनॉग्रेशन कर रहे हैं उस ऑर्फनेज का। और यहाँ पर बात बताई गई है रेजिना और मिसेस एल्विंग की मेड है और उसके फादर एंस्टैंड। बेसिकली यही कैरेक्टर है। एक इसमें कैरेक्टर आएगा अभी ओसवाल्ड जूनियर एल्विंग जो मिसेस एल्विंग और कैप्टन एल्विंग का बेटा है। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड ये ड्रामा रिवॉल्व करता है। तो अभी स्टार्टिंग में हमें पता चला है कि कैप्टन एल्विंग अलाइव नहीं है, उनकी याद में एक ऑर्फनेज बना है। जो ओसवाल्ड है वो अब कई सालों बाद वापस आया है। उसकी मदर बहुत खुश है अपने बेटे के होम कमिंग से। जो मेंडर पेस्टर है वो मिसेस एल्विंग और उसके बीच में एक लंबी बातचीत हुई है। और जो क्या है यहाँ बातचीत क्या हुई है, जो मिसेस एल्विंग है वो बताती है, थोड़ा सा बैक स्टोरी चलेगा कि कैसे वो अपने बेटे से झूठ बोल रही है और उसने अपने बेटे को अपने पास क्यों नहीं रखा था। ओसवाल्ड जो है जब छोटा था वो तब से उसने उसे पढ़ाई के लिए अपने घर से नॉर्वे पे बेसिकली ये स्टोरी सेटअप है। तो उन्होंने यहाँ से उसे बाहर भेज रखा था। क्योंकि जो उसका हस्बैंड था ना असल में वो अच्छा नहीं था। बेसिकली जो कैप्टन एल्विंग है मतलब सारे जो बुरे काम होते हैं ना वो सब करता था। वो एक नंबर का वुमेनाइजर था, उसके अफेयर थे, उसका अपनी मेड के साथ ही अफेयर था। तो जो ये चीज़ है ना वो अपने बेटे से छुपाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस घर का जो करप्शन है उसके दिमाग पे इसका कोई असर पड़े। तो वो अपने बेटे को अपने से दूर कर देती है। अब सालों बाद जो है ओसवाल्ड वापस आया है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ओसवाल्ड है वो रेजिना में इंटरेस्टेड है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। तो जो मिसेस एल्विंग है ये बात मेंडर्स को बताती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रेजिना है वो कैप्टन एल्विंग की बेटी है। जो कैप्टन एल्विंग का उसकी मेड के साथ चक्कर था ये उसी से बॉर्न हुई लड़की है। अब जो उसका बेटा है वो भी सेम ही काम कर रहा है, अपनी मेड में इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो मिसेस एल्विंग है एक बार की वो ये भी कहते हैं कि अच्छा वो रिलेशनशिप एक्सेप्ट भी कर ले इनका, पर वो अपने फादर की तरह नहीं हो, उसके इंटेंशंस गलत ना हो। तो वो बहुत गिल्ट में है कि वो कैसे ये सब अपने बेटे को बताए कि ये तुम्हारी ही स्टेप सिस्टर है। तो यहाँ पे जो मिसेस एल्विंग है वो अपने आप को क्रिटिसाइज करती है। यहाँ थीम जो घोस्ट है वो घोस्ट यही है जो इंसान के गलत काम होते हैं, जो घोस्ट ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो हमें रोक रही होती है, वो घोस्ट हमेशा मिसेस एल्विंग को क्या करते रहते हैं, हॉन्ट करते रहते हैं। वो हमेशा अपने पति की गलतियों को कंसील करती रही। और जो मेंडर है ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड का चैंपियन है। वो तो जो प्रेस्ट है वो तो कहेगा कि नहीं, बाप की इमेज तो बच्चे के सामने अच्छी होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो उसको इस चीज़ में और डीप लेता गया। और यहाँ पे जो एंगस्ट्रैंड है वो भी एक बहुत अजीबोगरीब आदमी है। लेकिन जो मेंडर्स है उसको उस पर डाउट तो होता है। लेकिन जब अब मेंडर्स को पता चला है कि जो
कारपेंटर एक्सटेंड जो रेजिना का फादर सबको लगता है, वो असल में तो उसका फादर है नहीं। तो जो मेंडर है ना गिल्ट फील करने लगता है कि मैं तो उसे बिना मतलब पसंद नहीं करता था। वो अपनी गिल्ट में ना उसकी बातों में आ जाता है और एक ट्रैप में फंस जाता है। जो कारपेंटर वो बहुत स्मार्ट है और यहाँ पे बीच में मिसेस एल्विंग का दिखाया है, वो इस बात से बहुत डिस्ट्रेस है। अब उसे जो ये बातें उसने अपने बेटे को बताई हुई हैं जो सच ही नहीं है, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इन बात को डिस्क्लोज कैसे करे ना करे। वो आज भी उसमें फंसी हुई है कि एक फादर की इमेज अपने बेटे के सामने अच्छी होनी चाहिए। उस चीज़ से गेट रीड होने के लिए उसने जो सारा वेल्थ था उसका ऑर्फनेज बना दिया ताकि उसके सिंस छुप सके कैप्टन एल्विंग के, और वो उसकी प्रॉपर्टी से भी गेट रिड ऑफ हो जाए कि उसको उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए ताकि उसके बेटे पे कुछ ऐसा असर ना हो। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ बताई जाएगी, एक बैकवर्ड स्टोरी होगी कि जो मेंडर्स को ना मिसिस एल्विंग जो वो मेंडर्स को लाइक करती होती है, लेकिन जो मेंडर्स प्रिस्ट होता है वो ऐसी चीज़ नहीं कर सकता तो वो मना कर देता है। तो जो मिसिस एल्विंग है वो शादी कर लेते हैं कैप्टन एल्विंग से। जो कैप्टन एल्विंग है वेल्दी होता है, अब पैसे के चक्कर में शादी तो हो जाती है दिखावे की, लेकिन पता चल जाता है कि कैप्टन एल्विंग तो अच्छा इंसान है ही नहीं। तो वो उसकी इन हरकतों से दुखी होकर वापस मेंडर के पास जाती है कि मुझे तुम अपने पास जगह दे दो, लेकिन वो मना कर देता है। वो उसे रिफ्यूज़ देने से मना कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं तुम्हें रखूँगा, तुम अब बीवी बनो, अपनी ड्यूटी निभाओ। समझा बुझा के उसे वापस कैप्टन एल्विंग के पास भेज देता है और फिर उसे एक बेटा होता है ओसवोल्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो कैप्टन एल्विंग है वो सिफिलिस से सफ़र कर रहा होता है, उसे एक डिसीज़ होती है सिफिलिस। अब यहाँ पे जो ओसवर्ल्ड है उसे भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है सिफिलिस का, उसने अपने फादर से ये डिसऑर्डर इनहेरेंट कर लिया। तो यहाँ पे दिखाया गया कि मिसेस एल्विंग ने भले कोशिश करी उसे अपने से दूर भेजने की, लेकिन वो उन घोष से भाग नहीं पाई। वो जो गलत चीज़ थी वो तो उसके बर्थ के टाइम पे ही हो गई, उसने वो जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरेंट कर ही लिया था, तो वो इस चीज़ से बच नहीं पाए। और जब ये बात उसके बेटे को डॉक्टर्स बताते हैं ओसवर्ल्ड को, तो वो इस बात पे बिलीव नहीं करता कि उसे इनहेरेंट हुई है ये बीमारी। वो मानता नहीं है कि उसको ये हेरिडेटरी है सिफिलिस। जब डॉक्टर से वो पेरिस में कंसल्ट करता है, वो पेरिस में रहता होता है, तो वो मानता नहीं है कि नहीं मेरे पापा तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। उसका जो दिमाग है वो मतलब ख़राब होने वाला है इस बीमारी के चलते। ये बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है, लेकिन उसके दिमाग में तो होता है नहीं कि मेरे पापा ऐसा कुछ करेंगे कि उन्हें ऐसा डिसऑर्डर होगा। लेकिन जब उसका ये वर्च्यू टूटता है, क्योंकि उसके चारों तरफ ऐसी फादर की अच्छी वर्चुअस मॉडल इमेज तैयार करी होती है कि वो इस बात पे कभी बिलीव ही नहीं कर पाता। उसको लगता है कि ये जो मैं अपनी जॉयस हैप्पी लाइफ जी रहा था अपने कॉमरेड्स के साथ, उसकी वजह से ये मेरी गलती है। लेकिन जब उसे पता चलता है ना, उसे बहुत दुख होता है, वो डिप्रेस्ड फील करता है इस ग्लूमी वेदर में। उसको कुछ अपने साथ के लिए चाहिए होता है, इसलिए वो रेजिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जब लास्ट में मिस एल्विंग सब डिस्क्लोज करेगी तो सब शैटर होने वाला है। उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो कारपेंटर है, जो रेजिना का फादर है, उसने मेंडर्स को पूरी तरह ट्रैप कर लिया। वो उसे लेके जाता है ऑर्फनेज में। वहाँ पे क्या है, आग जल चुकी है और जो ऑर्फनेज है बिल्कुल सिंडर्स में परिवर्तित हो चुका है, राख हो चुका है। अब इसका इल्ज़ाम किस पे लग रहा है, मेंडर्स के ऊपर, कि उसने क्या करा कि ध्यान नहीं दिया, कैंडल बुझाई नहीं और ऐसे ही फेंक दी। लेकिन जो कारपेंटर है वो महान बनने के लिए कहेगा कि मैं ये इल्ज़ाम भी अपने सर पर ले लूँगा। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, इंगस्ट्रैंड ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है किसी दूसरे की मिसचीफ फिर से, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मतलब है कि उसे पता है कि मेंडर्स अब मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। उसने पूरी तरह उसके ऊपर जीत लिया, अब मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। वो ये इल्ज़ाम फिर से अपने सिर पे ले लेता है और जो मिस एल्विंग्स है वो रेजिना और ओसवर्ल्ड को सब सच बता देती है कि वो उसकी हाफ सिस्टर है। तो रेजिना का यहाँ पे क्या है, एक तरीके से वो सही रिएक्ट करती है कि वो कहते हैं कि तुमने मुझे एक जेंटलमैन की बेटी की तरह क्यों नहीं पाला, मुझे मेड क्यों बना के रखा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उल्टा उसका बाप भी उसे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहा था। तो इन सब बातों से दुखी होकर छोड़कर चली जाएगी और एंड में माँ बेटे अकेले बसते हैं। और जो ओसवर्ल्ड की हालत है उसके ऊपर वो जो बीमारी है एकदम हावी हो चुकी है। अब इस बीमारी का रिज़ल्ट क्या है कि उसका जो दिमाग है
वो एकदम बच्चे वाला होने वाला है। तो ये क्या है, एक जिंदा लाश की तरह वो बनने वाला है ओसवाल्ड। और माँ बेटे इस दुख के साथ अकेले बसते हैं। पूरी लाइफ उनको वो घोस्ट हॉन्ट करते रहे, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, एक फादर की इमेज ऐसी होनी चाहिए। तो जो घोस्ट है यहाँ पे, इसका थीम ही यही है, पूरे उसमें ये बैकग्राउंड में चल रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।